बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे जी। तो यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो है जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आज को आपको वर्क परमिट के बारे में बताऊंगा कि अप्लाई कैसे करते हैं। तो मैं आपको फुल प्रोसेस दिखाऊंगा जो कि बहुत इजी है। और इसके वीडियो के बाद मुझे लगता है कि आप वर्क परमिट जो है तो ख़ुद ही भी जो है तो ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं घर से, जैसे कि कल मैंने अप्लाई किया तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर आपको डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं सब जी। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे हम आ चुके हैं, और असल में ये जो प्रेजेंटेशन थी ये हमारे यूनिवर्सिटी वालों ने हमें दी थी, तो जिसमें जो है पूरा जो है प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से और ईज़िली एक्सप्लेन किया गया है। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो कल मैंने इसी को यूज़ करते हुए अप्लाई किया, जो कि बहुत इजी था, सिंपल था। तो सबसे पहले आपका जीसीकी अकाउंट होना चाहिए। आप गूगल में जीसीकी लॉगिन लिखेंगे, तो फिर वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये जो है यहाँ पर आप आ जाएंगे। तो इधर आपने क्लिक करना है साइन इन विद जीसीकी। उसके बाद आपसे जो है सिक्योरिटी क्वेश्चन मांगेंगे, जो आपने अकाउंट सेट करते वक्त, अकाउंट बनाते वक्त आपने 4 क्वेश्चन बेसिकली होते हैं। तो उसके आप पिक्चर बेशक ले लिया करें, क्योंकि फिर बाद में इंसान से भूल जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आप सिक्योरिटी क्वेश्चन आप दे देंगे, तो कंटिन्यू करेंगे और आप जो है इस मेन्यू में चले जाएंगे, जिसमें आपके पुराने एप्लीकेशंस जो हैं यहाँ पे शो हो रहे होंगे। और जो आपका आप अगर एक नया एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो, फिर आप उसको बीच में छोड़ देते हैं, आप कुछ टाइम के बाद आते हैं तो वो यहाँ पे सेव हो जाता है। तो इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई टू कम टू कनाडा, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, हाईलाइट भी हुआ है ग्रीन कलर में। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे जो है आपके पास ये कुछ क्वेश्चन ये स्टार्ट में करते हैं, जो क्वेश्चन टाइप होते हैं वो उसके आंसर आपने देने हैं। बहुत इजी, मैं आपको बताता हूँ साथ साथ। तो पर्सनल रेफरेंस कोड की जो ज़रूरत है वो यहाँ पे नहीं है, ये आप खाली छोड़ देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने डिटरमाइन योर एलिजिबिलिटी एंड अप्लाई ऑनलाइन, तो आपने इस पे क्लिक कर देना है, विजिटर वीज़ा, स्टडी एंड और वर्क परमिट। तो आपने इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप के सामने ऐसा क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो आपने इसका फिर 1 बाय 1 आंसर करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा, तो इसमें आपने वर्क के लिए अप्लाई करना है, तो ये आप वर्क सेलेक्ट करेंगे। और हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग टू स्टे इन कनाडा, इसमें टेम्परेरी मोर देन 6 मंथ्स, तो ये आपने ये वाला सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद जो है सेलेक्ट द कोड दैट मैचेस द वन ऑन योर पासपोर्ट, तो अगर आप इंडिया से है तो आप IND टाइप करें तो इंडिया का कोड आ जाएगा, अगर पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान का आ जाएगा। जिस कंट्री से भी आप हैं तो आपके पासपोर्ट पे जो है वो कोड लिखा होगा। तो उसके बाद जो है फिर आप व्हाट इज़ योर करंट कंट्री, तो जैसे कि हम तो अभी कनाडा में मौजूद है तो हम कनाडा ही करेंगे। अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो फिर आप अकॉर्डिंगली अपनी जो आप जिस कंट्री में प्रेजेंट होंगे आप उसको सेलेक्ट कर देंगे। अच्छा, अभी इसके बाद जो है डू यू हैव अ फैमिली मेम्बर हु इज़ अ कैनेडियन सिटीज़न और परमानेंट रेजिडेंस एंड इज़ 18 ईयर ओल्ड, तो ये नॉर्मली सबका जो है नो ही होगा, इसमें आपने नो कर देना है। उसके बाद जो है आपने व्हाट इज़ यूर डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी दे देनी है जो आपकी हो। यहाँ पे ईयर आ जाएगा, मंथ और यहाँ पे डे। तो उसके बाद आपने जैसे ये फिल कर दे तो आप नेक्स्ट का बटन दबा देंगे, तो आपको दूसरे क्वेश्चंस पे ले जाएगा। तो इसमें ये पूछ रहा है दूसरे क्वेश्चन में कि आर यू अ लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ US एंड विद वैलिड US सिटीजन, तो ये सबका नो ही होगा, इसमें नो करना है आपने। और उसके बाद जो है नो करने के बाद आपने अपडेट कर देना, तो आप आगे चले जाएंगे। तो उसके बाद व्हाट इज़ योर करंट इमिग्रेशन स्टेटस इन कनाडा, तो ये स्टूडेंट, आप स्टूडेंट कर लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद नेक्स्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है आपने लिखना है कि डू यू क्वेश्चन आ जाएगा डू यू प्लान टू वर्क ऑन कैंपस, तो इसका आंसर है नो, आपने नो कर देना है और नेक्स्ट कर देना है।
इसके बाद आर यू अ फुल टाइम स्टूडेंट एंड पार्टिसिपेटिंग पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन एंड वांट टू वर्क ऑफ कैंपस, तो ये नो आएगा। उसके बाद जो है ये सेकंड वाला क्वेश्चन जो है इसको यस कर देना है। हैव यू रिसेंटली ग्रेजुएटेड, हाँ तो आप ग्रेजुएट हुए हैं इसलिए आप वर्क के लिए अप्लाई करें, तो ये आप यस करेंगे। उसके बाद है इज़ यूर वर्क एन एसेंशियल पार्ट ऑफ यूर स्टडीज़, तो ये बेसिकली कोऑप और इन जैसे स्टूडेंट्स वगैरह के लिए तो है जो इंटर्नशिप वगैरह प्रोग्राम पे चलते, तो इसको आपने नो कर देना है। उसके बाद जो है हैव यू बीन टोल्ड बाय एन इमिग्रेशन रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कैनेडा ऑफिस दैट यू आर, तो इसका आंसर जो है आपने नो कर देना है, ठीक है। और इसके बाद जो है हैव यू सबमिटेड अ परमानेंट रेजिडेंस, तो इसका भी नो आएगा क्योंकि ये हम वर्क परमिट के लिए अप्लाई करें, तो इन दोनों का नो आएगा। और डू यू हैव अ रिटर्न जॉब ऑफ़र, तो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसका ज़रूरी नहीं मतलब इसमें मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास जॉब ऑफ़र हो, तो इसको भी आप नो कर देंगे। तो ये तीनों जो है ये नो आ जाएंगे। फिर आप नेक्स्ट कर देंगे। तो उसके बाद डू यू हैव एन ऑफिशियल लेटर फ्रॉम योर स्कूल दैट कंफर्म्स यू हैव कंप्लीटेड योर स्टडी प्रोग्राम एज वेल एज कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, फाइनल ट्रांसक्रिप्ट, तो यस ये आप यस करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। तो इसके बाद व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस, तो अगर आप सिंगल है तो सिंगल कर लें, मैरिड है तो मैरिड कर लें, जो आपका स्टेटस हो वो आप यहाँ पे पुट कर लें। व्हाट इज़ योर प्रोविंस ऑफ डेस्टिनेशन, आप कौन से प्रोविंस में रहेंगे, तो बेसिकली नॉर्मली मैं तो ओंटारियो में रह रहा हूँ, तो मैंने ओंटारियो किया, आप अपनी कर लें। अच्छा, अभी इसके बाद ये आ जाएगा यूआर रिज़ल्ट का मेन्यू खुल जाएगा। इसमें आपने ये एक तो है ये टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा, ये बेसिकली TRV होता है जो पासपोर्ट पे स्टैंप लगता है, तो हमें फ़िलहाल वो नहीं करना, हमें पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट इन कनाडा चाहिए, तो हम इस पे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इधर फ़िलहाल नहीं करना, वो फिर बाद में करना होता है। जब आपको वर्क परमिट आ जाए तो उसके बाद हमने TRV के लिए अप्लाई करना होता है। तो उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे और क्रिएट यूर पर्सनल चेक लिस्ट, इसमें जैसा आपने कंटिन्यू कर देना है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना। अच्छा, इसके बाद फिर ये दोबारा से वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके पास ऑफिशियल लेटर है जिसमें कि लिखा है कि आपने डिग्री जो है कंप्लीट कर दी और फाइनल ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी आपके पास है। तो ये बेसिकली आपके जब ग्रेड्स अपडेट हो जाते हैं यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के वेबसाइट पे, तो ट्रांसक्रिप्ट तो ऑफिशियल टाइम लेता है, वो थोड़े टाइम बाद आते हैं, तो इसमें आप अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वर्क परमिट अप्लाई करते वक्त आप अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट यूज़ करेंगे जो कि आपको वेबसाइट से मिल जाएगी या इस तरह, मतलब आप यूनिवर्सिटी जाके वहाँ से जैसे भी आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का प्रोसेस हो तो उस तरीके से आपको अनऑफिशियल ईज़िली मिल जाएगी। तो हमारा तो वेबसाइट वहाँ से हमने डाउनलोड कर दिया तो ईज़िली मिल गया। और ये जो है ऑफिशियल लेटर की जो बात है, ग्रेजुएशन लेटर की, तो ये आपने अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज रजिस्ट्रार के ऑफिस में चले जाना है, उधर उनको बता देना है कि मुझे इस तरह ग्रेजुएशन लेटर चाहिए क्योंकि मैंने वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है, तो वो आपको दे देते हैं। अच्छा, तो उसके बाद जो है आपका हैव यू हैड अ मेडिकल एग्ज़ाम परफॉर्म बाय, इसका आंसर नो आएगा क्योंकि मैं तो तकरीबन 1.5 साल से इधर ही हूँ, तो ये लास्ट 12 मंथ्स का पूछ रहे हैं, तो मेडिकल एग्ज़ाम हमारा नहीं हुआ पिछले 12 महीनों में, तो हमने नो यहाँ पे नो कर देना है और आगे चले जाना है। उसके बाद लिखा है हैव यू लिव्ड इन अ डेजिग्नेटेड कंट्री और टेरिटरी फॉर मोर देन 6 मंथ्स इन द लास्ट ईयर, तो इसका आंसर भी जो है नो आएगा क्योंकि हम कनाडा में रह रहे हैं और कनाडा जो है तो टेरिटरी या इस तरह की कंट्री में नहीं आता है लिस्ट में, तो हमने नो कर देना है और नेक्स्ट कर देना है।
अच्छा, ये अभी उनके लिए है। इसमें पूछता है मेडिकल एग्ज़ाम इज़ नीडेड फॉर फॉरेन नेशनल हु, जो कि हेल्थ साइंसेज वर्कर होते हैं, जो कि बेसिकली हॉस्पिटल्स वगैरह में काम करते हैं, ऐसे स्कूल्स में काम करते हैं जिसमें बच्चे हों छोटे, और घर में आप कोई बेबी सिटिंग वगैरह की जॉब करते हैं, तो उनके लिए ये फिर है कि आपने फिर ये कहते हैं कि आपने मेडिकल एग्ज़ाम देना है। तो चूँकि हमें ये नहीं करना, तो हमें जैसे यहाँ पे नो कर देंगे हम ऊपर, तो वहाँ पे फिर हमारा ये ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आए भी तो इसमें फिर आप दोबारा से नो कर देंगे। तो डू यू वांट टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर अ फैमिली मेम्बर्स, तो दिस टाइम नो कर दें आप। अगर आप करना चाहें तो फिर आप यस कर दें। अगर आप अपने स्पाउस वगैरह का भी अपने साथ अप्लाई करना चाहें तो आप यस करें। अच्छा, इसके बाद है आर यू गिविंग समवन एक्सेस टू योर एप्लीकेशन। इसका मतलब है कि आपके बिहाफ पे कोई एजेंट या कोई जो आपने कंसल्टेंट के साथ बात की हो, तो वो आपके बिहाफ पे अप्लाई कर रहा है या आप खुद ही कर रहे हैं, तो इसमें आपने नो कर देना है। यहाँ पे नो का ऑप्शन है जहाँ पे मेरा ये आपको नज़र आ रहा होगा, और जस्ट नेक्स्ट कर देना है। अच्छा, इसके बाद ये पूछता है कि आपने बायोमेट्रिक्स जो है, तो फिंगरप्रिंट्स की बात कर रहे हैं, तो वो आपने किया है 10 साल में या नहीं। तो वो तो बेसिकली सब ने किया होता है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ से पहले बायोमेट्रिक्स उनके हो चुके हैं, तो ये आपने यस कर देना है। उसके बाद ये हमें इन्फॉर्म करता है कि इस एप्लीकेशन को आप जब आप सबमिट करेंगे तो इसके साथ फ़ीस है, तो आप वो फ़ीस देंगे। तो आपने यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू से जो है यस आई विल बी पेइंग माय एप्लीकेशन फ़ी कर देना है, और अपडेट इन्फॉर्मेशन कर देना है। अच्छा, इसके बाद ये हमसे पूछता है कि आपके पास स्कैनर या इस तरह मोबाइल, तो वो तो बेसिकली सबके साथ होता है। तो ये पूछता है कि आप अपनी डिजिटल कॉपी जो है बना सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो आप ये जस्ट सिंपल यस कर दें और नेक्स्ट पे चले जाएं। उसके बाद कहता है विल यू बी पेइंग योर एप्लीकेशन फ़ीस टू पे ऑनलाइन। तो ये बेसिकली हमें कह रहा है कि आप क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी, तो ऑनलाइन आप पे कर सकते, तो आपने यहाँ पे यस कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद जब आप ये आंसर्स दे देंगे तो आपके साथ ये रिव्यू योर आंसर का एक मेन्यू खुल जाएगा, जिसमें आपने जो आंसर दिए होंगे इनको, तो वो आपको सारे इधर सामने आ जाएंगे। इसमें फिर अगर आपसे छोटी मोटी गलती हो गई हो, तो यहाँ पे ये देखिए, ये पेंसिल का निशान जो है, एडिट का निशान बना है हर क्वेश्चन के आगे, तो आप इसमें क्लिक करके उसको अपडेट कर सकते हैं। तो ये फिर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन, यूज़ योर अकाउंट, ये फिर यहाँ पे आप नीचे आ जाएंगे, और ये सिंपल जो कंटिन्यू का ये ऑप्शन है, ये आप प्रेस कर लेंगे। अच्छा, अभी इसमें जो है जहाँ पे उधर आप कंटिन्यू करेंगे, तो ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आपके साथ आ जाएगा मेन्यू। तो ये ज़रा इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें ज़रा आप, क्योंकि वो जो आंसर जैसे मैंने आपको बोला, वो अगर आपसे एक आध इधर उधर हो भी जाए, तो फिर आप बाद में वहाँ पे एडिट कर सकते हैं। जैसे लास्ट में ऑप्शन आ सकता है, तो उस आंसर के बिहाफ पे जो है आपका डिसीजन जो है वो उससे कोई ताल्लुक इस तरह नहीं होता ख़ास, क्योंकि वो वहाँ पे लिखा भी होता है ना जब आप अप्लाई करते हो। तो उसके बाद जो है आपके डॉक्यूमेंट्स की बारी आ गई। इसमें ये एक फॉर्म है जो कि बहुत ज़रूरी है, इसको कहते हैं IMM5710। ये फॉर्म है, ये हमने फ़िल करना है। इसका भी जो है प्रोसेस नीचे मौजूद है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली ये एक फॉर्म हो गया, और उसके बाद जो है हाँ, इस फॉर्म का ये जो है, उधर से जब आप उस पर क्लिक करेंगे इस फॉर्म पे, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगा, और फिर वहाँ से आपके साथ एडोब रीडर होना चाहिए, क्योंकि ये उसके बगैर नहीं खुलता, और उसके बगैर इसमें काम नहीं कर सकते, आप एडिट नहीं कर सकते ना, इसमें आपने अपनी डेटा डालनी होती है। अच्छा, तो उसके बाद जो है ये फॉर्म, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया, ये बहुत ज़रूरी है, ये आपने बहुत ध्यान से फिल करना है। इजी है, कुछ इसमें इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन आपने
एहतियात से फ़िल करना है। तो इसमें सबसे पहले जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है UCI, तो UCI जो है ये आपके वर्क परमिट जो आप स्टूडेंट परमिट जो आपके पास होता है, स्टडी परमिट जो आप एयरपोर्ट पर आते हैं और आपको एयरपोर्ट पे मिल जाता है, तो ये UCI नंबर आप उस पे देख सकते हैं, राइट साइड पे टॉप पे होता है स्टडी परमिट के। तो उधर से आप ये नंबर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अपने स्टडी परमिट को देख के आराम से यहाँ पे डाल सकते हैं। तो उसके बाद फिर आपने करना है कि आई वांट सर्विस इन इंग्लिश। उसके बाद आई एम अप्लाइंग फॉर वन, इसमें ये वाला आपने क्लिक करना है, अप्लाइंग फॉर अ वर्क परमिट फॉर द फर्स्ट टाइम और विद अ न्यू एम्प्लॉयर। तो ये एक बार हम अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, तो ये आपने ये वाला फर्स्ट टाइम वाला क्लिक करना है। उसके बाद आपने पर्सनल डिटेल्स, जो कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो इसमें आपने अपना जो पासपोर्ट पे आपके नेम की जो स्पेलिंग है, जैसे पासपोर्ट पे लिखा है सेम यहाँ पे लिखना है, जिसमें कि फैमिली नेम जो कि आपका लास्ट नेम होता है, जैसा कि अगर किसी का है असदुल्ला, तो असद उसका फर्स्ट नेम हुआ और उल्ला जो है उसका लास्ट नेम हो गया। तो यहाँ पे उसने लास्ट नेम लिखना है और यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर नेम, तो ये बेसिकली नो ही होगा सबका, ये नो कर दें। इसमें जब नो करेंगे तो इसकी फिर कोई यहाँ पे फिलिंग की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जेंडर अकॉर्डिंगली फिल कर देना है। अगर आप मेल है फीमेल है जो भी हो, आप अपने जेंडर यहाँ पे डाल दें। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपना डाल दें। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो साइड पे एक ड्रॉप डाउन सा कैलेंडर का वो आ जाएगा, उससे कर ले, उससे ईज़िली हो जाता है। उसमें मंथ्स और वो सब कुछ इधर उधर कर ले आगे पीछे, तो वो आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेट कर लें। अच्छा, प्लेस ऑफ बर्थ, तो ये आप जहाँ पे आपकी बर्थ हुई है, जो सी सिटी है, टाउन है, जो भी हो, आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद कौन सी कंट्री में आपकी बर्थ हुई है वो आप लिख लेंगे, इंडिया में, पाकिस्तान में, जहाँ पे भी है, श्रीलंका, जहाँ पे भी आप यहाँ पे लिख लें, अफ़गानिस्तान वगैरह। अच्छा, सिटीज़नशिप, ठीक है, तो इसमें आपने सिटीज़नशिप जो है आपने पाकिस्तान का लिख देना है, क्योंकि आप जैसे भी अगर आप पाकिस्तान से हो या इंडिया से हो, जहाँ से हो, आपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे लिख देना है। अच्छा, इसके बाद है करंट कंट्री, तो करंटली आप अगर कनाडा में मौजूद है तो कनाडा लिखें, और अगर दूसरी किसी कंट्री में मौजूद है तो आप फिर लिख सकते हैं। उसमें फिर स्टेटस, जो आपका जो प्रेजेंट स्टेटस है, तो हमारा तो स्टूडेंट है, हम यहाँ पे एज ए स्टूडेंट रह रहे हैं, तो मैंने स्टूडेंट किया, आप अपने हिसाब से फिर कर लें। और इसमें जो कंट्री, मतलब कनाडा में मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, तो फिर यहाँ पे मैंने डेट्स भी डालने हैं कि मैंने फर्स्ट डे इन कनाडा मेरी कब थी, यहाँ पे इधर फ्रॉम और टू में। तो ये बेसिकली आपके स्टडी परमिट पे होता है, जो आपको एयरपोर्ट पे मिल जाता है, या आपके जो एयरपोर्ट पे आप उतरते हैं तो वो पासपोर्ट पे स्टैम्प भी लगाते हो। तो ये डेट अगर आपसे भूला हो तो आप अपना स्टडी परमिट देख सकते हैं या पासपोर्ट स्टैम्प देख सकते हैं, उधर से आप ये डेट डाल सकते हैं। प्लस ये जो है फ्रॉम टू, तो टू में आप स्टडी परमिट एक्सपायरी डेट, जो आपके पास स्टडी परमिट होगा उसकी जो एक्सपायरी डेट होगी वो आप डाल दें। उसके बाद जो है प्रीवियस कंट्रीज़ और टेरिटोरीज़ ऑफ रेजिडेंस, तो इसमें अगर आप कई और कंट्रीज़ में रह चुके हैं पिछले 5 ईयर्स में, इधर इस वाले 8 नंबर पे, तो मैं तो कहीं नहीं गया था ना रहा था, तो यहाँ पे मैंने नो किया। आप अपने हिसाब से कर लेंगे, अगर आप कहीं किसी और कंट्री में रह चुके हैं तो आप यहाँ पे लिख देंगे। और इसमें ये ख्याल रखिए, अगर आप 6 महीनों से ज़्यादा कहीं पे रहे हैं तो आपने फिर वो यहाँ पे मस्ट जो है यहाँ पे रिकॉर्ड प्रोवाइड करना है। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ यूअर मैरिटल स्टेटस, तो सिंगल, मैरिड, जो भी हैं आप यहाँ पे डाल देंगे। और इफ़ यू आर मैरिड इन कॉमन लॉ रिलेशनशिप, तो फिर आप अपने मैरिज की जो है तो डेट वगैरह यहाँ पे डाल देंगे। अगर आप मैरिड है, अगर सिंगल है तो फिर ये ब्लॉक हो जाएगा खुद ही।
उसमें फिर यहाँ पे स्पाउस की डिटेल, अगर आप मैरिड है तो आपके स्पाउस के जो लास्ट नेम होगा पासपोर्ट या उसके पास अगर एनआईसी आधार कार्ड जो भी होगा तो उस पर फर्स्ट गिवन नेम और लास्ट फैमिली नेम होगा तो आप उससे के अकॉर्डिंगली डाल लेंगे। और उसके बाद है इफ़ यू आर मैरिड, अगर आप मैरिड है या कॉमन लॉ रिलेशनशिप में है तो आपकी स्पाउस या कॉमन लॉ पार्टनर जो है वो कैनेडियन सिटीज़न है और परमानेंट रेजिडेंस है। ये क्वेश्चन है तो आपने इसमें नो कर देना। अगर आपकी हो यहाँ पे कोई स्पाउस या कोई पार्टनर वगैरह हो जो कैनेडियन सिटीज़न या परमानेंट रेजिडेंट हो तो फिर आपने येस कर देना है, लेकिन बेसिकली ये सबका नो ही आएगा। अच्छा, उसके बाद जो है पर्सनल डिटेल्स की बारी आ जाती है जिसमें कि हैव यू प्रीवियसली बीन मैरिड, और तो ये अगर आपकी पहले शादी हो गई थी हो उसके बारे में, मतलब अगर आपकी शादी फिर ख़त्म हो गई थी तो ये उसकी डिटेल्स है। तो ये बेसिकली सबके नो ही आएंगे, यहाँ पे नो कर दें जस्ट। अच्छा, इसके बाद जो है लैंग्वेजेस की बात आ जाती है तो यहाँ पे नेटिव लैंग्वेज जो है आपकी जो भी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, जो भी हो आप यहाँ पे वो डाल दे। पश्तो हो, मेरी पश्तो है तो मैंने पश्तो डाली थी। और आर यू एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, तो यहाँ पे आप इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे और इसकी फिर ज़रूरत नहीं है, अगर आप डालना चाहे डाल दें, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इन विच लैंग्वेज आर यू मोस्ट एट ईज़, तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप कर भी सकते हैं, इंग्लिश डाल दें, अगर नहीं है तो छोड़ दें इसको, ऐसा सच कोई मसला नहीं। बस ये दो ज़रूरी हैं, ये जो फर्स्ट ए और बी ये वाले दोनों हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, इसकी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो उसके बाद है हैव यू टेकन अ टेस्ट फ्रॉम designated testing agency to assess your proficiency in इंग्लिश और फ्रेंच, तो ये आप यस कर लेंगे क्योंकि दिया होता है, क्योंकि यहाँ पे आते वक्त सब ने आइल्स का एग्ज़ाम दिया होता है तो ये आप यस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका पासपोर्ट की डिटेल्स आ गई, तो पासपोर्ट नंबर आपने दे देना है, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर हो यहाँ पे क्लिक करके आपने डाल देना है। फिर आपने कंट्री और टेरिटरी ऑफ इशू, तो कौन सी कंट्री का पासपोर्ट है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। इस मेन्यू इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें डिफरेंट कंट्रीज़ जो आपकी कंट्री से मैच करे वो आप सेलेक्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद ये है इशू डेट, पासपोर्ट आपका कौन से डेट पे इशू हुआ था वो आपने पासपोर्ट को देख के ही करना है, ठीक ठाक से आपने यहाँ पे जब क्लिक कर देना है तो यहाँ पे जैसा कि ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है तो यहाँ पे डेट्स का भी कैलेंडर का भी आ जाएगा, उससे आपने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद एक्सपायरी डेट ऑफ द पासपोर्ट वो भी आप अपने पासपोर्ट के हिसाब से डाल दें। तो इसके बाद जैसे ही आप ये डिटेल्स फिल करेंगे तो फिर ये दोनों जो है फॉर दिस ट्रिप विल यू यूज़ अ पासपोर्ट इशू बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इन ताइवान दैट इंक्लूड्स योर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो ये खुद ही बंद हो जाएंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 5 और 6 नंबर जो है इसकी फिर कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो है अगर आपके पास अपना नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट हो, जैसा कि पाकिस्तान में एनआईसी होता है, इंडिया में आधार कार्ड, तो उसकी डिटेल्स आपने दे देनी है। अगर आपके पास हो तो आपने यस कर देना है, और ये बेसिकली सबके पास ही होता है, लेकिन आपने उसको देख के फिर फिल करना है सब कुछ, इसके डॉक्यूमेंट नंबर वगैरह, तो ये आपने यस कर देना। फिर आपके एनआईसी पे नंबर होगा, आधार कार्ड पे जो नंबर होगा ये आपने यहाँ डाल देना है। कंट्री तो अगर पाकिस्तान से तो एनआईसी पाकिस्तान से होगी, अगर आधार कार्ड है तो फिर आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे इस तरह। उसके बाद इशू डेट जो है उस एनआईसी या कार्ड पे जो होगी वो डाल देना है, और एक्सपायरी डेट, ठीक है। उसके बाद आपने यूएस पीआर कार्ड, तो इसमें आपने नो कर देना है, सिंपल। अच्छा, इसके बाद फिर आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आ जाते हैं। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपने, अगर आप जिधर रह रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं अभी यहाँ पे रह रहा हूँ तो कनाडा में, तो मैं यहाँ के सारे डिटेल्स डालूँगा। तो
पीओ बॉक्स और ये यूनिट स्ट्रीट नंबर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये अगर नहीं भी डाले, जस्ट स्ट्रीट नेम डालना ज़रूरी है जिसमें आपके घर का नंबर और स्ट्रीट नेम पूरा होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे अगर आप रह रहे हैं मिसाल के तौर पे आपके स्ट्रीट का नाम है मैके, इस तरह कुछ है, तो आपने घर का नंबर और फिर स्ट्रीट का नाम लिख देना है, तो यहाँ पे आप वो कर सकते हैं। उसके बाद सिटी, कौन से सिटी में है, तो मैं विंज़र में हूँ, आपने अपने अकॉर्डिंगली सिटी डाल देनी है। कंट्री कनाडा, प्रोविंस ओंटारियो, पोस्टल कोड आपने डाल देना है अपना, और फिर इसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस, तो ये भी आपका सेम एज़ मेलिंग एड्रेस, तो ये बेसिकली आपका सेम ही होगा, तो ये आप यस कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने अपने टेलीफोन के कॉन्टेक्ट्स नंबर वगैरह डाल देने हैं, जो आपका कंट्री होगा तो अदर कर ले, अगर कोई और होगा कनाडा यूएस होगा तो इस पे टिक करे, तो आपने यहाँ पे अपने नंबर्स डाल देने हैं, ठीक है। उसके बाद कोई दूसरा नंबर भाई का, बहन का, जिसका भी आप डालना चाहें यहाँ पे अल्टरनेट में डाल सकते हैं। अच्छा, तो कांटेक्ट नंबर और ईमेल जो है ये बेसिकली ज़रूरी है, ये आपने सही डालने हैं, इसको ज़रा ध्यान से। ईमेल वगैरह भी आप अपना जो आपने यहाँ पे जीसी की लॉगिन में ईमेल यूज़ किया है वो आप डाल सकते हैं इधर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कमिंग इनटू कनाडा, ये आपने फिल करना है एहतियात से, क्योंकि इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि डेट एंड प्लेस ऑफ यूर ओरिजिनल एंट्री टू कनाडा, तो आप कनाडा किस दिन आए थे। मिसाल के तौर पे अगर आप 20 मार्च को आए थे, तो आपने यहाँ पे ये डेट आपको कैसे पता लगेगी, ये आपके पासपोर्ट पे जो स्टैंप है वो स्टैंप पे सारा सब कुछ डिटेल होगा, या फिर आप स्टडी परमिट अगर आपको उस दिन उधर एयरपोर्ट पे इशू होगा तो उस पर भी ये डेट होगा, तो ये आपने उधर से डाल देना है। प्लेस, आप कहाँ पे आए थे, तो नॉर्मली अगर आप ओंटारियो में आए थे इस तरह, तो टोरंटो में ही ज़्यादातर लोग आते हैं, तो आपने एयरपोर्ट का नाम लिख देना है, टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट यहाँ पे आपने लिख देना है। अच्छा, द ओरिजिनल पर्पस टू फॉर कमिंग टू कनाडा, इसमें आपने स्टडी कर देनी है। फिर उसके बाद है डेट एंड प्लेस ऑफ योर मोस्ट, तो ये बेसिकली अगर आप कई और मिसाल के तौर पे डेट एंड प्लेस ऑफ योर मोस्ट रीसेंट एंट्री टू, अच्छा अगर आप वापस गए हैं घर, मतलब पाकिस्तान या इंडिया, फिर आए हैं, तो फिर आपने वो डेट भी यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, जो कि आपके पासपोर्ट पे इन और आउट का स्टैंप होगा, तो आपने उससे देख के कर देना है, ठीक है। उसके बाद इफ़ एप्लीकेबल प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट नंबर ऑफ द मोस्ट रीसेंट स्टडी परमिट। अच्छा, ये अभी क्या है, ये डॉक्यूमेंट नंबर है, ये स्टडी परमिट में जो है राइट टॉप पे, जैसा मैंने आपके साथ ऊपर भी शेयर किया, यूसीआई और डॉक्यूमेंट नंबर, तो ये स्टडी परमिट के राइट टॉप कॉर्नर पे होता है, वहाँ से आप ये देख सकते हैं, जो कि एफ़ से बेसिकली इसका ये हिंट दिया गया कि ये एफ़ से स्टार्ट होता है, तो एफ़ और उसके साथ कोई 8 या 9 डिजिट्स होंगे, 9 डिजिट्स होते हैं बेसिकली, ये 10 डिजिट्स नंबर होते हैं, तो ये एफ़ को मिला के 10 डिजिट्स हैं। तो ये आप वहाँ से देख सकते हैं, ये आपके स्टडी परमिट पे होगा, टॉप कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे। उसके बाद आपने डिटेल ऑफ इंटेंडेंट वर्क इन कनाडा, व्हाट टाइप ऑफ वर्क परमिट आर, तो ये बेसिकली हम पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट इसमें सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब हम सेलेक्ट करेंगे तो क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, या आप खाली छोड़ दें, इसमें कुछ नहीं करना। उसके बाद 8 का आंसर जो है वो आप करेंगे, 9 करेंगे आप, हैव यू बीन इशू अ सर्टिफिकेट अंडर द प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, तो ये आप 9 कर देंगे। उसके बाद एजुकेशंस, तो एजुकेशन में हैव यू हैड एनी पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, तो ये आप यस कर देंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी, हमारी हाईएस्ट डिग्री अभी यहाँ पे मैंने मास्टर किया है, तो मैंने उसके डिटेल्स डाले हैं कि मैं कब आया था, कब से मेरा मास्टर स्टार्ट हुआ था, तो लास्ट ईयर मई में स्टार्ट हुआ था, तो वो फ्रॉम और टू और कब एंड हुआ है, तो मेरा अभी रिसेंटली एंड हुआ है, तो वो डेट्स मैंने डाल दिए। फील्ड ऑफ स्टडी आप डाल लें, अगर आपने
मास्टर ऑफ मैनेजमेंट किया है, जो भी आपका फील्ड है, मास्टर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जो भी है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। और स्कूल का, यूनिवर्सिटी का नाम डाल देंगे, जैसा कि आपने अगर यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से किया है, जिधर से भी किया है, विंडसर से किया है, तो वहाँ पे आप नाम डाल देंगे। यहाँ पे सिटी, तो सिटी आप विंडसर डाल देंगे। कंट्री और टेरिटरी कनाडा, और इसमें ओंटारियो डाल देंगे। ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद आ जाता है एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे अच्छा, तो इसके बाद आ जाता है एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड। इसकी एज सच ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट एक डाल दे, वो मोर देन इनफ है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारा फुल करें, बस आप ये जस्ट एक वाला, फर्स्ट वाला कर दें तो ये काफ़ी है। तो यूनिवर्सिटी वालों ने तो हमें बोला है कि यहाँ पे स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर, ये बस यही लिख दे, ये भी काफ़ी है। फ्रॉम डेट्स वगैरह डाल दे, जिसके आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हो, आप इससे देख के कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये वाले आंसर आपने बिल्कुल एहतियात से और सही देने हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें विद इन पास्ट 2 year you have you or a family member ever had tuberculosis of lungs or been in close contact with a person with tuberculosis? तो इसमें आपने नो कर देना है। तो ये आपने एहतियात से देना है कि आपको कोई ये बीमारी वगैरह तो नहीं हुई थी। तो ये हमें तो अल्लाह का शुक्र है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमने नो किया है। तो आप अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से कर लें। उसके बाद है डू यू हैव एनी फिज़िकल और मेंटल डिसऑर्डर? तो ये भी नो आएगा। ज़्यादातर लोग, अगर आपको कोई माइनर सी प्रॉब्लम है, फिज़िकल या मेंटल डिसऑर्डर है, तो आप फिर इसमें यस करेंगे। और फिर यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इफ़ यू आंसर यस टू क्वेश्चन 1 और बी प्लीज़। अच्छा, इसमें फिर आपसे, अगर आपने इन दो आंसर का यस आंसर दिया है, तो फिर आप उसकी डिटेल्स अकॉर्डिंगली देंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और आपने कभी ये जो दो हेल्थ इश्यूज हैं अगर ये आपके साथ हों, तो उसके फिर आपने अकॉर्डिंगली आंसर दे देना है। अच्छा, हैव यू एवर रिमेन्ड बियॉन्ड द वैलिडिटी ऑफ योर स्टेटस अटेंडेंस स्कूल विदाउट ऑथराइजेशन और वर्क विदाउट ऑथराइजेशन इन कनाडा? तो ये आपने नो करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अगर जो आपका ऑथराइज स्टे है और आपने रूल्स और रेगुलेशन सारे प्रॉपर फॉलो किए हैं, तो आपका नो ही आएगा। ठीक है। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड अ वीज़ा और परमिट? तो अगर इसमें यहाँ पे आपने ख्याल करना है, ये आपने बिल्कुल सच और सही जवाब देना है। ठीक है। तो अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया हो स्टूडेंट वीज़ा और वर्क परमिट, जो भी आपने अप्लाई किया हो, अगर वो रिफ्यूज़ हो गया हो, तो आपने फिर यहाँ पे यस कर देना है। इस ब्लॉक में यस कर देना है, और फिर आपने नीचे यहाँ पे डिटेल्स देनी है कि उसकी वजह क्या थी, क्यों आपने कब अप्लाई किया था, किसके लिए अप्लाई किया था। अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया था और वो रिजेक्ट हुआ था, तो उस डेट को आपने लिख देना है कि मैंने इस डेट पे अप्लाई किया था, वो इस वजह से रिजेक्ट हो गया। तो वो आपने यहाँ पे रीजंस एक्सप्लेन कर देना है अकॉर्डिंगली। जिस तरह आपने ऊपर 2 क्वेश्चन के, उस तरह इन तीनों के लिए आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है। तो तीसरा नंबर, हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड टू एंटर और रिमेन इन कनाडा? तो इसका आंसर आएगा यस। तो यहाँ पे आपने सी का आंसर दे देना है कि यस आई हैव अप्लाइड फॉर स्टूडेंट वीज़ा, और डेट आपने लिख देना, और फिर आपने अपना डेट बताना है कि मैं फिर इस डेट को कनाडा में एंटर हो गया था। ठीक है। उसके बाद आपने हैव यू एवर कमिटेड बीन अरेस्टेड? तो ये बेसिकली क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये आपने नो कर देना। अगर आपका इस तरह कुछ थोड़ा बहुत हो, तो फिर आपने यहाँ पे अगर यस करेंगे, तो फिर आप यहाँ पे डिटेल्स देंगे। सही है। तो ये आंसर आपने बड़े एहतियात से और सही देना है, झूठ नहीं बोलना। यहाँ पे जो भी आपका हो, तो आपने सच कह देना है। तो डिड यू सर्व इन एनी मिलिट्री और सिविल डिफेंस यूनिट सर्व? तो ये बेसिकली ज़्यादातर लोग का नो ही आएगा, तो इसमें नो कर दें। अच्छा, आर यू
और यू हैव एवर बीन अ मेंबर और ऐसे, तो अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट करते हैं बैक होम या इधर या जहाँ कभी कहीं पे भी, और उसने कुछ इस तरह कुछ वायलेंस वगैरह में आप लाइक इस तरह, ज़्यादातर लोगों का नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ना कि आपको समझ आ जाए। तो ये आप आंसर आपने सही सही से देने। तो इसमें बेसिकली ज़्यादातर लोगों का इसमें भी नो आएगा। हैव यू एवर विटनेस, अच्छा इसमें भी नो आएगा ज़्यादातर लोगों का। ये आप गौर से पढ़ें क्वेश्चन और अपने अकॉर्डिंगली आंसर करें। हम मेरे तो ये सारे मतलब नो ही आ रहे थे ज़्यादातर। तो उसमें फिर ये आ जाता है सिग्नेचर। यहाँ पे आपसे आईआरसीसी पूछता है कि हम आपको कांटेक्ट कर सकते हैं अगर हमें कोई मज़ीद इंफॉर्मेशन या कुछ हम आपके साथ शेयर करना चाहे या पूछना चाहे, तो आपने ये यस कर देना है, सिंपल। उसके बाद आपने यहाँ पे इस ब्लॉक में क्लिक कर देना है और आपने अपना नाम टाइप कर देना है, जो आपका फुल नेम हो पासपोर्ट पे वो आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि इसका प्रिंट नहीं निकालना, प्रिंट निकाल के साइन नहीं करना, यहाँ पे जस्ट आपने टाइप कर देना है अपना फुल नाम। इसको ये आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो जाएगा। और डेट डालना है, जिस डेट को आपने ये फॉर्म जो है फिल किया है तो वो डेट आप डाल देंगे। उसके बाद जैसे ये आप सब कुछ हो जाए तो यहाँ पे आपको ये बटन नज़र आ रहा है वैलिडेट। वैलिडेट आप कर देंगे, इसको प्रेस कर देंगे तो ये आपका फॉर्म जो है सेव होने के काबिल हो जाएगा। और द थिंग इज़, जब आप वैलिडेट करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे शुरू में एक ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए आप, ये वैलिडेटेड लिखा है ना इस कॉर्नर पे, यहाँ पे ये वाला। तो जब आप वो नीचे वैलिडेट का बटन दबाएंगे और आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक नहीं होगी, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, सब कुछ आपने आंसर किया होगा जो जो उनकी रिक्वायरमेंट है ये इस फॉर्म में जो जो ज़रूरी है फिल करना, तो फिर आपका यहाँ पे यस आ जाएगा। तो अगर यस आ जाए तो इसका मतलब है कि आपका फॉर्म ठीक है। और फिर एक नीचे यहाँ पे तो पहले लिखा है पेज 1 of 5, तो ये फिर एक पेज इसमें ज़्यादा भी हो जाता है, तो ये 6 पेज हो जाते हैं। तो फिर आपको छठे पेज जो है ये वैलिडेट करने के बाद आ जाता है, जिसमें आपके बार कोड्स वगैरह बन जाते हैं। तो इट्स मीन कि आपका फॉर्म रेडी हो गया। तो फिर आपने क्या करना है, सिंपल इस फॉर्म को सेव कर देना है। तो एडोब रीडर से ये करना है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बोला। तो वहाँ पे जब आप करेंगे तो फिर उधर से आप जैसे ये सब कुछ कंप्लीट हो जाए, बार कोड्स वगैरह बन जाए, वहाँ पे यस आ जाए वैलिडेट की जगह पे, तो आपने सेव कर देना है। ठीक है, तो अभी चले नीचे देखते हैं और क्या रहता है हमारा इसमें। अच्छा, तो ये अभी जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया था उधर, फिर आपने जो है वो फाइल जब आप सेव करेंगे तो यहाँ पे ये अपलोड का बटन है, इस पे आप ये वाला जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे और वो जो फाइल आपने कंप्यूटर में सेव की होगी वहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देना है वो फॉर्म। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा ब्लर है, साफ नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं क्या मसला है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो है तो आपने लेटर जो है यूनिवर्सिटी का, ग्रेजुएशन लेटर नहीं, पहले ये वाला जो है मेरे ख्याल में ये ट्रांसक्रिप्ट का है। तो यहाँ पे आपने जब अपलोड फाइल करेंगे तो आपने यूनिवर्सिटी से अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट जो है वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ठीक है, उसके बाद है ग्रेजुएशन लेटर सेकंड वन। तो ग्रेजुएशन लेटर जो है वो आप यूनिवर्सिटी से लेंगे, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया, कॉलेज से लेंगे या यूनिवर्सिटी आप रजिस्ट्रार के ऑफिस में चले जाएंगे, वो आपको दे देंगे। उसके बाद ये पासपोर्ट है, तो थर्ड नंबर जो है पासपोर्ट का। तो इसमें आप ख्याल रखें कि अगर आपने ऐसा नहीं करना कि जस्ट पासपोर्ट का एक पेज जिस पे आपकी डिटेल्स हो, साइन हो, वो आपके पासपोर्ट पे जो जो पेजेस स्टैम्प है जिस पे आपका टीआरवी, जो कनाडा आप आ रहे थे एज अ स्टूडेंट, और वो स्टिकर सा लगा था, उसको टीआरवी बोलते हैं, टेम्परेरी
रेजिडेंस वीज़ा, तो आपने वो जो है उसका भी स्कैन अच्छे तरह से स्कैन कर देना है, ठीक है। और आपके जो पासपोर्ट का फ्रंट पेज है जिस पे आपकी पिक्चर लगी होती है वो भी स्कैन कर देना है। प्लस आपने जो आप जिस पेज पे आपका सिग्नेचर हो या थंब इम्प्रेशन हो वो भी आपने स्कैन कर देना है। और जहाँ पे आपके स्टैम्प्स हो, जब आपने इंडिया या पाकिस्तान से आप जिस दिन निकले थे तो वहाँ पे भी इमिग्रेशन ऑफिसर ने स्टैंप लगाया होगा, तो वो वाले स्टैंप यहाँ पे अगर आप लैंड करे हैं तो आपने इमिग्रेशन से स्टैंप लगाया होगा, वो वाला स्टैंप प्लस TRV जो आपके पासपोर्ट पे लगे होंगे। ये सारे तो जितने भी मार्क्ड पेजेस हैं, जो स्टैंप है, जो वीज़ाज़ है पासपोर्ट पे, वो सारे आपने स्कैन करके उसको एक PDF फाइल में मर्ज कर देना है। तो ऑनलाइन PDF फाइल यहाँ पे आप सिंपल लिखें, यहाँ पे गूगल में आप लिख सकते हैं कि मर्ज PDF, तो वो आ जाएगा, उसमें फिर आप सेलेक्ट करें, वहाँ से फिर आप कर लेंगे। तो उसके बाद जो है, तो जैसे ही आप पासपोर्ट सारा कर देंगे, सारे पेजेस सब कुछ, उसके बाद आपके पास स्टडी परमिट भी होगा। तो वो स्टडी परमिट भी पासपोर्ट के साथ एंड पे आपने लगा देना है। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट पासपोर्ट लगा दिया और बस भेज दिया फ्रंट पेज हो, दैट्स इट। नहीं, इस तरह नहीं है। सारे पेजेस जितने मार्क्ड है वो सब देने हैं, प्लस जो आपके पास स्टडी परमिट है वो भी आपने पासपोर्ट के साथ नीचे PDF स्कैन करके वो एक ही फ़ाइल बना देनी है, मर्ज कर देना है। PDF मर्ज गूगल में आप लिखें तो वो आ जाएगा, तो वो आप उसमें अपनी फ़ाइल्स मर्ज कर दें, सारे को मिला के एक फ़ाइल बना दें उससे, ठीक है। तो आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद ये जो है, ये वाला जो है, ये आपकी डिजिटल फ़ोटो। तो डिजिटल फ़ोटो 35x45 ये साइज़ है इसका, 35x45 mm। तो ये आप वाइट बैकग्राउंड जिसमें आपने डार्क कलर का शर्ट या इस तरह कुछ पहना हो, और मतलब सिंपल इमोशंस वगैरह उसमें नहीं देने, वो आपको जब आप चले जाएंगे तो वो आपको पिक्चर वाले खुद ही फिर वो उनको जब आप बता देंगे एम्बेसी के लिए चाहिए तो वो फिर आपको अकॉर्डिंगली गाइड कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये जो है, ये वाला पोर्शन, इसमें ये अगर आप कनाडा में मौजूद है तो इसमें जो ये पहला वाला है, इस फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप छोड़ दें। और ये जो सेकंड है, क्लाइंट इंफॉर्मेशन, बेसिकली ये वो पोर्शन है यहाँ पे, ये वाला जो है। तो इसमें आपने वो चीज़ें अपलोड कर देनी है, जैसा कि अगर आप कि कोई रिजेक्शंस वगैरह आई थी और फिर आपने उसको रिस्पॉन्ड करना है, मतलब। तो इसकी पहली बार पे वर्क परमिट में कोई एज सच ज़रूरत नहीं होती क्लाइंट इन्फॉर्मेशन की, लेकिन अगर आपके पास कोई यहाँ पे ऐसे चीज़ें हों जो आप कहते हैं कि ये मेरी इंफॉर्मेशन है, जैसा कि आपका टैक्स की इंफॉर्मेशन हो गई, आपके साथ अगर आपने टैक्स रिटर्न किया, आपके पास उधर से एक फॉर्म आएगा, नोटिस वगैरह, तो अगर आप वो भी लगा दे तो क्लाइंट इन्फॉर्मेशन अच्छी बात है, वो आप भेज सकते हैं, लेकिन एज सच कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद जो है, फिर आप जैसे ही उधर से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास इधर आ जाएगा कि इस एप्लीकेशन की जो फ़ीस है, तो वर्क परमिट एक्सटेंशन इस $255 फ़ीस है इसकी, ठीक है। और देयर इज़ एन एडिशनल ओपन वर्क परमिट, तो ये टोटल मिला के जो भी है फाइनल कॉस्ट $255 आपकी फ़ीस आ जाती है। तो ये फिर आपने अकॉर्डिंगली आगे चले जाना है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपडेट कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपडेट करेंगे तो यहाँ पे आपके साथ कंटिन्यू या इस तरह का कुछ बटन होगा, वो आप प्रेस करेंगे तो आगे जाए। बेसिकली आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया। द थिंग इज़ ओनली जो रह गया है वो जस्ट आपकी पेमेंट है। तो पेमेंट फिर आपने आगे आगे आप जाएंगे तो वो आपसे अकॉर्डिंगली आपको बताएगा कि आप अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन डालो, सब कुछ। जैसे ही आप वो सब कुछ कर देंगे तो आपका वीज़ा जो है, एप्लीकेशन जो है, फाइल हो जाएगी। तो फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था। वो जो मेन मेन्यू है वो मैं आपको उधर से दिखाता हूँ, क्योंकि आई डोंट नो ब्लर है इस तरह,
मुझे समझ नहीं आ रही, ना आपको आ रही होगी। तो स्टार्ट में आपको लेके चलता हूँ, उधर आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो असल में थोड़ी सी लंबी हो गई, तो इसका मकसद ये था कि आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता दूं, क्योंकि अक्सर लोग इसमें सच कुछ नहीं होता, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन लोग फिर घबरा जाते हैं, कहते हैं हमें तो समझ नहीं आ रही, फिर वो ऐसे ही छोटे से काम के इतने से ज़्यादा पैसे देते हैं। तो मैंने कहा चलो शेयर कर दें आपके साथ, तो आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। और अच्छा, तो ये वाला पेज, तो जैसे ही वहाँ पे आप फ़ीस वगैरह पे कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। और फिर आपका एप्लीकेशन देखें, व्यू द एप्लीकेशन यू सबमिटेड, तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आ जाएगा जिसमें आपके स्टेटस मैसेजेस जो IRCC आपके साथ कम्युनिकेट करेगा। तो आपको पहला जैसे ही आपका एप्लीकेशन सबमिट करेंगे आप, तो आपको यहाँ पे एक लेटर आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन हमें मिल चुका है और अभी हम इस पे काम करेंगे। तो आप फिर अकॉर्डिंगली डेली बेसिस पे या 2 दिन बाद आके यहाँ पे चेक किया करें। अगर कोई नया मैसेज आया होगा तो इधर होगा, जैसे कि मैं आपको माउस पे दिखा रहा हूँ, ये वाला जगह, इधर आपके मैसेजेस अगर आए होंगे तो फिर आप उस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे और अंदर जाके देख लेंगे। जी, तो ये हमारा प्रोसेस था सारा वर्क परमिट अप्लाई करने का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। मैंने जितनी कोशिश की कि अच्छे तरीके से बताऊँ आपको, तो मैंने पूरी कोशिश की अपनी। और इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आपको कहीं पे समझ नहीं आ रही हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेसिकली मैं कोई कंसल्टेंट या इस तरह का कोई एजेंट वगैरह नहीं हूँ, मैं खुद ही एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस डालता हूँ जिससे मैं समझता हूँ कि किसी की हेल्प हो जाए तो ये अच्छी बात है। तो मैं इसलिए ये भी इस टाइप की वीडियोस जो है अपलोड करता हूँ। तो आप इसको प्रोसेस को देखें, अच्छी तरह ख़ुद ही भी स्टडी करें, और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो, जिनको समझ नहीं आ रही हो, आजकल अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए भी आसानी हो, वो भी समझ सके, और हमारा चैनल भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करे, जिस पे मैं आपकी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और आपकी फ़ायदे के लिए बात करता हूँ। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।